नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदवी गुरुकुल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एमए हिंदी प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका आज हम लोग बात कर रहे हैं 5वां इकाई आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाओं का परिचय, जिसमें आपके निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक एवं अन्य गद्य विधाएं, इसके साथ हमारी संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज लिए गए हैं। ये इसका दूसरा भाग है। इसके पहले भाग में हमने निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक एवं अन्य गद्य विधाएं कवर अप किए हैं और इस वीडियो में हम संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज को देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसको। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाओं का परिचय। निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक एवं अन्य गद्य विधाएं हम भाग 1 में चर्चित कर चुके हैं। इसमें है संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज। बेटा, अन्य गद्य विधाएं में वैसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, जिसमें आपकी डायरी वगैरह, पत्र वगैरह भी आते हैं, पर हमारे सिलेबस में फ़िलहाल ये 4 चीज़ें दी हुई हैं, तो हम इन्हीं 4 चीज़ों को देखेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं संस्मरण। देखिए, एक एक पॉइंट को अच्छे से देखेंगे, क्या क्या बोला जा रहा है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है। संस्मरण। संस्मरण अर्थ और स्वरूप। व्युत्पत्ति की दृष्टि से संस्मरण शब्द सम धातु में सम उपसर्ग एवं ल्युट प्रत्यय लगाने से बना है। अर्थात इस प्रकार संस्मरण का शाब्दिक अर्थ है सम्यक स्मरण। सैद्धांतिक समीक्षक डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के शब्दों में ये एक कोटेशंस है। भावुक कलाकार जब अतीत की स्मृतियों के कुछ रमणीय अनुभूतियों को, अर्थात जब कोई भावुक कलाकार अपने पास्ट के, अपने अतीत से, मेमोरी से, कुछ अपनी यादों से, कुछ एक्सपीरियंस जो उसने अनुभूति की है, उनको अपनी कोमल कल्पना से अनुरंजित कर व्यंजक मूलक शैली में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं, इतना ही नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से विशिष्ट कर रोचक ढंग से यथार्थ रूप में आज के समय को साक्षी रखकर व्यक्त कर देता है, उसे संस्मरण कहते हैं। इसे हम लोग ध्यान से देखें, क्या कहना चाह रहा है इसमें कि एक कलाकार अपनी जो उसने देखा हुआ है, जो उसका अतीत बीत चुका है, उसकी यादों को बहुत ही, उसके जो एक्सपीरियंस है, उसने जो चीज़ें महसूस की हैं, उनको अपनी कोमल कल्पना से, इतना ही नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व की विशेषता, जो उसका व्यक्तित्व है, उसकी विशेषताएं उसमें झलकेंगी, उसका रोचक ढंग से और आज के समय को ध्यान में रखकर उसको व्यक्त करना संस्मरण कहलाता है। इसको हम थोड़ा सा और इजीली देखें तो स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। यात्रा साहित्य भी इसके अंतर्गत आता है। अर्थात इसमें बहुत हल्के से इजीली लिखा हुआ है। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, इसको बहुत धीरे से इजीली लिख सकते हैं कि स्मृतियों के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। जरा सा एक हो गया ये आपका। और यात्रा साहित्य भी इसी के अंतर्गत आता है। बट बच्चों, अगर आप लोग इसको अच्छा डीपली लिखेंगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छे नंबर देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि हाँ, इस बच्चे को इस चीज़ की बहुत अच्छे से नॉलेज है। ठीक है। आगे है, संस्मरण में लेखक जो कुछ स्वयं देखता है और स्वयं अनुभव करता है, उसी का चित्रण करता है। अर्थात लेखक जो स्वयं देखता है और अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है, उसी का चित्रण संस्मरण में किया जाता है। क्योंकि इसका मिला जुला आ रहा है आपका स्मृति, यानी जब उसने देखा होगा, जो उसने अनुभव किया होगा, तभी तो उसकी वो यादों में होगा। लेखक की स्वयं की अनुभूतियों तथा संवेदनाएं संस्मरण में अंतर्निहित होती हैं। अर्थात उसकी जो अनुभूति हैं, उसकी जो संवेदनाएं हैं, वे सब इसके अंतर्गत होती हैं, इसी में ये समाहित होती हैं। इस दृष्टि से संस्मरण का लेखक निबंधकार के अधिक निकट होता है। क्योंकि जब हम लोग निबंध लिखते हैं ना, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, निबंध वाली, आपको उसमें निबंध लिखा हुआ है कि क्या होता है निबंध आखिरकार। तो क्यों बता रहा है कि संस्मरण लेखक निबंधकार के अधिक निकट होता है? क्योंकि
निबंध में भी यथार्थ को ध्यान में रख के किया जाता है, छोटी छोटी बातों को ध्यान दिया जाता है, थोड़ा रोचक भी बनाया जाता है, उसको कल्पनाएं भी डाली जाती है निबंध में। तो ये अगर कोई बंदा संस्मरण लिख रहा है तो वो निबंध के बहुत अधिक निकट है, वो निबंधकार भी बन सकता है। ठीक है, वह अपने चारों ओर के जीवन का वर्णन करता है, अर्थात जो आसपास की हो रही है उसके जीवन का चारों ओर के जीवन का भी वर्णन कर रहा है। इसे लिखते समय लेखक पूर्णतः तटस्थ नहीं रह पाता, क्योंकि वो याद कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई पिक्चर चल रही है तो बिल्कुल कंटिन्यू चलती रहेगी। अब हम कुछ याद कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ दुविधा आती रहती है, तो वो तटस्थ नहीं रह पाता। संस्मरण लेखक को संवेदनशील, प्रभावग्राही और व्यक्ति के वैशिष्ट्य को लक्षित करने वाला होना चाहिए। एक जो लेखक है इसका संस्मरण का, वह संवेदनशील होना चाहिए, एक प्रभावग्राही होना चाहिए, उसका प्रभाव पड़ना चाहिए व्यक्ति पर, व्यक्ति के वैशिष्ट और को लक्षित करने वाला चाहिए, भेद देने वाला होना चाहिए उसके वैशिष्ट को। ठीक है, अब इसमें एक आगे लिखा हुआ है, संस्मरण प्राय ऐसे महापुरुषों के होते हैं जिनके जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं और एक गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। जो भी महान व्यक्ति बनते हैं उनके जीवन की एक छोटी छोटी चीजें भी हमारे लिए एक मोटिवेशनल का तौर पर हमारे लिए काम आती हैं, तो यह उनके ऊपर लिखे जाते हैं। इसमें महत्व प्राय घटनाओं का होता है, जो इसमें घटनाएं हैं, जो एक्सीडेंट्स हैं, उनका इसमें महत्व होता है ज़्यादातर। संस्मरण में जीवन के एक अंश का चित्रण होता है, एक अंश का, यह केवल चित्र ना होकर चरित्र का भी दर्पण होता है। यह किसी का चित्र नहीं है कि हमने, हाँ एक माइंड में कॉन्सेप्ट तो आ जाएगा उसका चित्र, पर ओनली केवल चित्र ही नहीं, चरित्र भी है उसके अंतर्गत, उसकी भावनाएं, उसमें आपका संवेदनाएं सब जुड़ी हुई हैं, उसका पूरा चरित्र होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। इसे हम लोग याद कर लेंगे एक बार, तो संस्मरण के ना राइटर जरूर देख लेना आप लोग, क्योंकि वो राइटर पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चंस में। सन 1907 ईस्वी में बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने पंडित प्रताप नारायण मिश्र के संस्मरण लिखकर इस विधा का सूत्रपात किया। हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों में श्री नारायण चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा आदि हैं। वैसे आप लोग, मैं अगर बड़बड़ी बोल रहा हूँ, कुछ याद कर लेना एक दो नाम। श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा तो सबको याद है, वो भी लिखती थी। राम वृक्ष बेनीपुरी भी हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर भी हैं। इस तरह से आप लोग थोड़ा अपने आप से इस पर भी देख लेना आगे को। वैसे इतना लिख दोगे ना, बहुत है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेगा इसमें आपके। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेखा चित्र की। सामान्य शब्दों में रेखा चित्र एक दृश्य कला है। बच्चों देखो, रेखा चित्र, इसके नाम से लग रहा है रेखा चित्र, मतलब कि चित्र तो आगे आपका कोई आर्टिस्ट होगा, कोई कलाकार होगा ना, तो वो तो चित्र बनाता ही है। इसमें लिखा हुआ है मैंने आगे, अर्थात इसका संबंध चित्रकला या ड्राइंग से है। परंतु हिंदी साहित्य में रेखा चित्र साहित्य की वह गद्यात्मक विधा है जिसमें किसी विषय विशेष का उसकी बाह्य विशेषताओं को उभारते हुए और तत्व संबंधित विभिन्न संक्षिप्त घटनाओं को समेटते हुए शब्द रेखाओं के माध्यम से सजीव, सरस, मर्मस्पर्शी यानी कि दिल को प्रभाव डालने वाला एवं प्रभावशाली चित्र उभारा जाता है। समझेंगे इसे हम लोग कि इसमें ना बाह्य विशेषताओं को ध्यान में रखकर और उसकी आंतरिक अंदर की घटनाओं को, संक्षिप्त घटनाओं को समेटते हैं ये, जिसमें सजीव यानी कि जिसमें आपको रियलिटी दिखेगी, सरस विनम्रता होगी, मर्मस्पर्शी दिल को प्रभाव डालने वाला होगा, प्रभावशाली चित्र उभारा जाता है। प्रभावशाली, इफेक्टिव होता है व्यक्ति इसको सुन के, पढ़ के। ठीक है, सिद्ध कुमार ने के अनुसार, इनकी एक पंक्ति है, देख लेना इसकी परिभाषा है बच्चों, एक आदमी लिख के आना है आपको। ठीक है, चाहे वो आपके या रेखा चित्र से पूछे, संस्मरण से पूछे, रिपोर्ट आज से पूछे, आपको लिख के आनी है कोटेशंस। सिद्धनाथ कुमार के अनुसार रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, दिल को प्रभाव डालने वाला, भावपूर्ण, भावात्मक और सजीव अंकन है, यानी कि रियलिटी से जोड़ता है आपका संस्मरण जो होता है। और ये आपकी देखेंगे ना, आपको संस्मरण और रेखा चित्र दोनों मिलती जुलती दिखेंगी आपको, एक तरह से दोनों इफेक्ट डालती हैं। पर लेकिन रेखा चित्र में जो चित्र है ना, वो खंडित भी हो सकता है, मतलब कि
जो संस्मरण में ना चित्र छोटा या लघु भले हो पर उसे पूर्ण बनाकर प्रस्तुत किया जाता है संस्मरण में, ठीक है। पर लेकिन रेखा चित्र में आपको थोड़ा बहुत कम ऊपर दी जाएगा क्योंकि इस पर एक प्रोटेक्शंस होती है हमारी यहाँ। अब हम इसको थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं एक बार। बच्चों इसको आप लोग पढ़ भी लेंगे ना, लिख लेना, इसको नोट्स बना लेना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसकी, तो ये आपको इजी हो जाएगा, आप समझ जाएंगे ना रेखा चित्र को, तो आप एग्जाम में बहुत इजीली लिख के आ सकते हैं। हम लोग इसको हल्के से शब्दों में हमने यहाँ पर व्यक्त किया है। रेखा चित्र में शब्दों की कलात्मक रेखाओं के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाहरी और आंतरिक स्वरूप का चित्र इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि पाठक के हृदय में उसका सजीव तथा यथार्थ चित्र अंकित हो जाए। मैं पहले भी आपको यही बताया है, ये थोड़ा ब्रीफली और थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दिया, आपकी भाषा में बता दिया गया है कि किसी व्यक्ति की, घटना की, वस्तु अथवा घटना की बाहरी और आंतरिक स्वरूप, यानी कि एक तो बाहरी होता है कि हाँ वर्बली हमने बोल दिया, लेकिन आंतरिक स्वरूप जो होता है वो रिसर्च करने पर आता है, समझने पर आता है, उसको बिल्कुल मेंटली बहुत डीपली जाना पड़ता है उसकी आंतरिकता को समझने के लिए। एक लेखक ऐसे ही नहीं बन जाता, वो बहुत गहराई तक जाता है। वो किसी व्यक्ति के बारे में लिख रहा होता है तो वो किसी उसकी स्ट्रक्चर से इफेक्टिव नहीं होता, वो उसकी पर्सनैलिटी, उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व से भी इफेक्ट होता है, तब जाके उसके बारे में कुछ लिख पाता है। जिस प्रकार चित्रकार रंगों के माध्यम से एक सजीव चित्र का निर्माण करता है, देखिए ये कोटेशन बहुत प्यारी है कि जिस प्रकार चित्रकार रंगों के माध्यम से एक सजीव चित्र का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार रेखा चित्रकार भी शब्दों के द्वारा भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। भावपूर्ण चित्र मतलब कि हम उसको पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते हमारे मन मस्तिष्क में उसका पूरा चित्रण हो गया है, भावपूर्ण चित्रण हो गया है, ठीक है। संस्मरण तथा रेखा चित्र में व्यक्त समानता और अव्यक्त अंतर रहता है, दोनों में आपको समानता भी दिखेगी और अव्यक्त अंतर भी दिखेगा। दोनों में किसी वस्तु अथवा घटना का मानसिक प्रत्यक्षीकरण है, दोनों में चर्चा होती है व्यक्ति या वस्तु की, जिसके लिए वह कुछ विशेष रेखाओं का अंकन करती है। किंतु संस्मरण अतीत का ही हो सकता है। देखो संस्मरण जो है वो आपका अतीत का ही होगा, स्मरण आ रहा है यानी कि याद तो तब आएगी ना जब कुछ घटना हो चुकी है, पास्ट संस्मरण आएगा। लेकिन रेखा चित्र जो है वो वर्तमान से संबंध रख सकता है, क्योंकि उसमें तो हमें उसकी खूबियों को निकालना है ना, कोई पास्ट की बात नहीं हो रही है आपकी। मैंने आपको इसमें देखा, बताया भी था आपको कि यथार्थ से जुड़ेगा ये। अब इसमें कुछ विद्वान पद्म सिंह शर्मा को रेखा चित्र का जनक मानते हैं, पर स्वतंत्र रूप से और रेखा चित्र नाम से इसका श्री गणेश का शेष श्री राम शर्मा को है। ये आप लोग याद कर लेंगे, श्री राम शर्मा को इसका माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान पद्म सिंह शर्मा को भी इसका जनक मानते हैं रेखा चित्र का। और यह विधा रोचकता में समावेश के कारण कहानी के समकक्ष ठहरती है। ये इतनी इफेक्टिव होती है, इतनी रोचकपूर्ण होती है कि ये बिल्कुल कहानी के आसपास ही नजर आती है, ठीक है। अब देखो हम लोग मानते हैं, कुछ विद्वान पद्म सिंह शर्मा को रेखा चित्र का जनक मानते हैं और किसी कोई ये मानते हैं कि इसका श्री गणेश श्री राम शर्मा को है। अब इसके कुछ राइटर देख लीजिए आप लोग। महादेव वर्मा हो गई आपकी, अमृत राय हो गए, प्रकाश चंद्र गुप्त जी हो गए, आदि अच्छे रेखा चित्रों का सृजन किया है, ठीक है। पर लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आपके रामवृक्ष बेनीपुरी भी आते हैं इसमें, बनारसी दास जी भी आते हैं चतुर्वेदी, और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर भी आते हैं, डॉक्टर नगेंद्र भी आते हैं। ये लोग आप थोड़ा थोड़ा आप लोग इसके बारे में जान लेंगे। यहाँ हम सिर्फ रेखा चित्र के बारे में बात कर रहे हैं। राइटर तो अगर आप लोग देखें तो बहुत सारे राइटर्स आ जाएंगे, इसके बहुत सारे लेखक आ जाएंगे जिसको हम लोग इस समय एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो थोड़े थोड़े मैंने राइटर आपको बता दिए ताकि आपके मेमोरी में ये लोग ये चीज़ रहें, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग यात्रा साहित्य अथवा यात्रा वृत्तांत, इसको यात्रा वृत्त भी कहते हैं। यात्रा वृत्तांत संस्मरण का ही एक विशिष्ट प्रकार है, क्योंकि देखो यात्रा, मैंने संस्मरण तो आपको 100% याद होना चाहिए। अब जब मैं इतनी बार इसका नाम ले चुका हूँ संस्मरण का, ये आपको याद होना चाहिए, यानी कि अतीत को, अपने अतीत का जो है उसको भावात्मक रूप से उसको एक्सप्लेन करना, उसकी जो गहराइयों को छूना जो अतीत में हो चुका है उसके बारे में। अब यात्रा वृत्तांत क्या होता है पहले हम लोग देख लेते हैं। देखो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया यात्रा कहलाती है। एवरीवन नोज अबाउट इट, छोटे से छोटा बच्चा जानता है कि यात्रा क्या होती है, ठीक है।
आप नहीं जानते तो बड़ी गॉड, एमए के बच्चे हो यार, एवरीवन नोज, ठीक है। साहित्य में इस यात्रा का वर्णन किया जाता है, ऑब्वियसली साहित्य में किया जाता है, और उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। समझ गए आप लोग? यार इसके नामों से ही बहुत अच्छे से दिख रहा है, संस्मरण, याद, संस्मरण, स्मरण, ठीक है। और रेखा चित्र, रेखा चित्र यानी कि रेखा चित्र कुछ इस तरह से आ गया, यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत। मतलब इनके नामों से इनके अर्थ निकल रहे हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे ना, जरा शांति से सोचेंगे, गहराइता से, तो आपको इनका सबका उत्तर मिलेगा, ठीक है। इतना भारी नहीं है, याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या है यात्रा वृत्तांत। एक स्थान से दूसरे स्थान तक घुमक्कड़ी करना, यानी कि घूमना फिरना, उस चीज को मतलब फील करना कि किस तरह से आप लोग घूम रहे हैं, मतलब कि कहाँ कहाँ गए, किस तरह से उस चीज को अपने मस्तिष्क में रखना, उसको वर्णन, उसका वर्णन करना उस यात्रा का, वो यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे इस चीज को आपको कि यात्रा में किस तरह से एक वो है कि आदर्श यात्रावान वो होता है। चलो छोड़ो, हम लोग इसको आगे करते हैं, पहले आगे एक्सप्लेन करते हैं और अच्छे से। घुमक्कड़ व्यक्ति जब अपनी यात्राओं के दौरान देखे स्थानों, व्यक्तियों, दृश्यों और अपनी सुखात्मक एवं दुखात्मक प्रतिक्रिया के विवरण लिखकर छोड़ जाते हैं। मतलब आप समझे, जब घुमक्कड़ व्यक्ति जो होते हैं ना, वो जो यात्रा में देखते हैं, स्थान भी देखते हैं, पर्वत देख रहे हैं, नदियाँ देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, रास्ते देख रहे हैं, नए नए व्यक्ति से मिलेंगे। अब आप इधर चले जाइए, कोटद्वार की तरफ चले जाइए, वहाँ की भाषा अलग होती है कि आ रखे हैं, खा रखे हैं, है ना। तो वो अलग अलग व्यक्ति से मिलते हैं, कुछ के रूप नक्शे भी छोटे होते हैं, कुछ नाटे नाटे मिलते हैं, कुछ छोटे छोटे मिलते हैं, कुछ अच्छे गट्टे मिलते हैं, ठीक है। और दृश्य और अपनी सुखात्मक, कहीं कहीं देख के आपको बहुत खुशी होती है, कितना अच्छा नेचर है। दुखात्मक भी होता है कि बच्चे सफाई कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बाल मजदूरी हो रही है, कुछ भीख मांग रहे हैं, तो दुखात्मक भी होता है। तो उसके विवरण वो लिखकर छोड़ जाते हैं यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत। यात्रा वृत्तांत आत्मकथा का अंश भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपनी आत्मकथा में भी इसको जिक्र कर देता है, आत्मकथा का अंश हो सकता है कि वो अपनी आत्मकथा लिख रहा है, तो वो उसका यात्रा वृत्तांत का कोई एक भाग उसमें डालते हैं अपनी आत्मकथा में। और स्वतंत्र रूप से भी लिखा जा सकता है, और ये स्वतंत्र रूप से भी लिखा जा सकता है कि हाँ मैंने यहाँ से घूमा और मैंने ये देखा। इसमें आत्मकथा, संस्मरण और रिपोर्टाज तीनों के ही तत्व पाए जाते हैं। बच्चों देखो, आत्मकथा में हम लोग अपना कुछ आत्मकथा लिख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं ना कि हम लोग यहाँ गए थे, सिद्धवली गए थे, हरिद्वार गए थे, हमने यहाँ ये देखा, और किसी व्यक्ति की बात मेरे दिल पर इतनी छुई कि उसकी बात को मैंने साक्षी मानकर या उसकी बात को अपने दिल में रखकर मैं इस तरह से कामयाबी पर पहुंचा, ठीक है। तो ये इनके तत्व इसमें पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं, हिंदी के यात्रा साहित्य को सबसे अधिक संपन्न बनाने वाले राहुल सांस्कृत्यायन हैं। बच्चों राहुल सांस्कृत्यायन का नाम यात्रा वृत्तांत में सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। अगर आप लोग इसे देखेंगे तो सबसे पहले आपको यही दिखेंगे। आपको इनके प्रमुख यात्रा मेरी लद्दाख यात्रा 1926, लंका यात्रावली 1926-28 है, और मेरी यूरोप यात्रा 1932। ये आप लोग लिख के आएंगे, आप लोग इनको याद करेंगे कि कौन कौन सी है। अगर आप हिंदी में आगे भी कुछ करना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें ही हमें आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग। सन 1913 में ओम थानवी ने निम्नलिखित यात्रा संस्मरणों को हिंदी के श्रेष्ठ यात्रा वृत्तांत चुना है, ठीक है। चलो देखते हैं कौन कौन से को चुना है भाई इन्होंने। यात्रा का आनंद, तंत्र बालकृष्ण काका कालेकर। किन्नर देश में राहुल सांस्कृत्यायन। तीसरा है अरे यायावर रहेगा याद, वेरी इंपॉर्टेंट, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऋणजल धनजल, ये है फणीश्वरनाथ रेणुका। फिर आका आपका आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का, वेरी इंपॉर्टेंट। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का। स्पीति में बारिश कृष्णनाथ का। यूरोप के स्केच राम कुमार का। बुद्ध का कमंडल लद्दाख कृष्णा सोवती का। और तीरे तीरे नर्मदा अमृतलाल बेगड़ का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या फिर आप लोग इनको याद कर लेना। वैसे थोड़ा थोड़ा माइंड में रहेगा ना, 2-4 ही लिख के आ जाना, आप लोग वो समझ जाएगा कि हाँ इस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है। और इसमें अगर हम लोग राइटर की बात करें तो राहुल संस्कृत्यायन तो पहले आ ही जाते हैं। एक दो और आप देख लीजिए, इसमें भी लिखे हुए हैं, अज्ञेय है आपका, यशपाल देख लीजिए, मोहन राकेश आ गए आपके। 2-4 राइटर के नाम लिख के आएंगे ना तो वो अच्छे से अच्छा आपको
मानेगा ही मानेगा बंदा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे द लास्ट वन, रिपोर्टाज। क्या होता है रिपोर्टाज? तो रिपोर्टाज में है, देखो रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्य रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्ट तो आप लोग समझते हैं, जैसे न्यूज़ वगैरह में आती है ना रिपोर्ट, कि आज हमने यहाँ पर ये देखने को मिला, ये देखने को मिला, इस तरह की है, ये हुआ आज, आज भूकंप आ गया, आज इस तरह की घटना देखने को मिली। तो उसको ना हिंदी साहित्य में एक कलात्मक रूप, एक साहित्यिक रूप जो दिया जाता है वो रिपोर्टाज के अंदर दिया जाता है। देखो यात्रा बताना, हम लोग नॉर्मली यात्रा कर रहे हैं ना, हम लोग नॉर्मली घूमने जा रहे हैं, पर उसको हिंदी साहित्य में लिख देना यात्रा हो गया, यात्रा वृतांत हो गया आपका, देख सकते हैं आप लोग। मेमोरी को हम लोग याद कर रहे हैं, कुछ अतीत का हम लोग याद कर रहे हैं, पर लेकिन उसको हिंदी साहित्य में जड़ देना संस्मरण हो गया आपका। अब आप लोग देख रहे हैं कुछ, मतलब रेखा चित्र कुछ बना रहे हैं आप लोग कि यार कि मैं बैठा हुआ हूँ, एक मैं एक छोटी सी आपको एक वो बता रहा हूँ, अभी आप ध्यान देना जरा। एक घर है, घर के आगे गेट है, गेट के पास में एक मटका रखा हुआ है, ठीक है। अंदर प्रवेश करते हैं तो चारपाई गिरी हुई है, पंखा चल रहा है, और आपका एक कटोरी में एक गिलास में पानी रखा हुआ है, ठीक है। तो आपके मन में एक चित्र बनता जा रहा है उसका, एक पूरी की पूरी एक कहानी बनती जा रही है। अगर मैंने जैसे कहा एक घर है, तो आपके माइंड में एक घर आ गया। एक मटका बोला मैंने, तो घर के चौखट के पास में आपका एक मटका दिख गया, एक गिलास दिख गया आपको पानी का, पंखा चलता हुआ दिख गया आपको, तो वो रेखा चित्र आ गया आपका, ठीक है। एक्सप्लेन हम लोग इस तरह से कर रहे हैं कि उसका साक्षात्कार रूप आ गया। इसी तरह रिपोर्टाज है आपका, गद्य लेखन की एक विधा है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी शब्द का शब्द है, भाषा का शब्द है। रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा का शब्द है। रिपोर्ट किसी घटना के यथा तथ्य वर्णन को कहते हैं, कि किसी कोई घटना हुई है उसकी यथा तथ्य वर्णन को रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट सामान्य रूप से समाचार पत्रों के लिए लिखी जाती है। जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं उनमें रिपोर्ट का काम होता है, और उसमें साहित्यिकता नहीं होती, उसमें कोई साहित्य नहीं होता, उसमें सिर्फ जो हुआ वो सिर्फ वर्बली जो नॉर्मली बोलचाल है उसी में लिखी जाती हैं। पर रिपोर्ट के कलात्मक तथा साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। वास्तव में रेखाचित्र की शैली में प्रभावोत्पन्न ढंग से लिखे जाने में ही रिपोर्टाज की सार्थकता है। यानी कि जो रेखाचित्र है उसको प्रभावोत्पादक ढंग से लिख देना रिपोर्टाज में सार्थकता है। यानी कि रेखाचित्र को इस तरह से इसको लिख देना कि उसको एक रिपोर्ट के तौर पे, जैसे कि हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं एक छोटा सा करता हूँ, भूकंप एक अचानक देखने को मिला, भूकंप, हाँ, हजारों के दलदल इस तरह से आई मानो सुनामी आ रही हो, सबको झंझोड़ कर वो आगे बढ़ती हुई सबको खाती चली गई, पूरे देश को खा गई वो मिट्टी। इस तरह से कुछ मिट्टी के टाइप में आ सकते हैं। आंखों देखी और कानों सुनी घटनाओं पर ही रिपोर्टाज लिखा जा सकता है। देखो बच्चों, ये कल्पना पे नहीं, ये कल्पना के आधार पर रिपोर्टाज नहीं लिखा जाता, जो एक्चुअल में देखा हुआ है, जो प्रमाणित है, उसी पर रिपोर्टाज लिखा जाएगा। घटना प्रधान होने के साथ ही रिपोर्टाज को कथा तथ्य से भी युक्त होना चाहिए, पूरी उसकी नींव भी होनी चाहिए, उसकी कोई एक कथा तत्व भी होना चाहिए। उसकी जब तक नींव नहीं होगी तो जिस तरह घर नहीं बन पाएगा, उसी तरह इसका ये रिपोर्टाज भी नहीं बन सकते, उसको कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। तो रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार तथा कलाकार दोनों की भूमिका निभानी पड़ती है। जो रिपोर्टाज का लेखक होता है उसे पत्रकार यानी कि उसे जाना पड़ता है जहाँ एक्सीडेंट्स हुए होते हैं, जहाँ उसको रिपोर्ट बनानी होती है, जहाँ कोई घटना या कोई इसको जहाँ पे बनानी होती है उसको जाना पड़ता है, जांच पड़ताल करनी पड़ती है पत्रकार की तरह, और कलाकार की तरह उसे उसको एक्सप्लेन भी करना होता है। रिपोर्टाज लेखक के लिए यह भी आवश्यक है कि वह जनसाधारण के जीवन की सच्ची और सही जानकारी रखे। बच्चों देखो क्या होता है, लोग कह देते हैं कि मीडिया ना कुछ अपनी तरफ से बना कर कह देती है, बट रिपोर्टाज में ऐसा होना चाहिए, एक साहित्य है, छल नहीं होना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए कि अपनी तरफ से बनाकर रख दिया, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, एकदम सच्ची और सही जानकारी रखनी चाहिए रिपोर्टाज को। तभी रिपोर्टाज लेखक प्रभावोत्पादक ढंग से जनजीवन का इतिहास लिख सकता है। वो तभी लिख पाएगा जब उसने रियलिटी पे लिखा होगा, क्योंकि जहाँ भी आजकल इतनी स्मार्ट हो गई है दुनिया, अगर आप लोग कुछ आर्टिफिशियल चीज़ लाओगे अपनी रिपोर्टाज में या आप लोग किसी भी चीज़ में, तो एकदम झट से पहचान लेगी लोग, ठीक है। आजकल बहुत आगे पहुँच गई है दुनिया, ठीक है। तो आप लोग समझ गए ना रिपोर्टाज क्या होता है। हिंदी इस विधा का सूत्रपात बंगाल के भयानक अकाल
1943 ईस्वी से माना जाता है। डॉक्टर रागे राघव स्वयं अकालग्रस्त बंगाल में गए और वहां में जो समाचार भेजे उन्होंने रिपोर्टाज का रूप धारण कर लिया। मतलब कि वहां से जो समाचार भेजे उन्होंने, वो खुद गए थे, खुद पत्रकार बने वो लोग वहां जाके उस अकाल के टाइम पे, और उसी को उन्होंने अपने कला साहित्य में पढ़ाया। इनके ये रिपोर्टाज तूफानों के बीच नाम से प्रकाशित हुए। तूफानों के बीच नाम के से प्रकाशित हुए। कुछ विद्वान डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान विरचित लक्ष्मीपुरा 1938 को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज मानते हैं। ये यार रहेगा। हिंदी में आपको कुछ ना कुछ दुविधा मिलती रहेगी, कोई इसको मानता है, कोई उसको मानता है, कोई आदिकाल देख लीजिए आप, या कुछ भी उठाकर देख लीजिए, एक तक मतलब आपको मिलेगा ही मिलेगा। डबल टाइप्स आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे कि इसने ये माना, इसने ये माना, ठीक है। तो आप भी माना लिखेंगे आप लोग कि तथ्य के बेस पर इसको नहीं लिख सकते। बाद में विष्णु प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त प्रभाकर, माचवे आदि ने कुछ अच्छे रिपोर्टाज लिखे, ठीक है। कुछ राइटर बच्चों याद कर लेना सबके। रिपोर्टाज में कौन कौन से आ गए आपके, और मैं थोड़े थोड़े बता दूं। बालकृष्ण हो गए, धर्मवीर भारती भी हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर भी हैं आपके, ठीक है, विश्वकांत शास्त्री भी हैं। ये लोग आप लोग देख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा बच्चों ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग एक बार जरा इसको दोहरा लेते हैं कि किस तरह से हम लोग आज हमने इस पर डिस्कस किया है, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे कॉन्सेप्ट हुए हैं आज बच्चों, मैं देख लेता हूँ। पहले हमारा आपका आ गया था संस्मरण। संस्मरण यानी कि आपने अतीत को, अपने जो अतीत है उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और फिर हमारा रेखा चित्र भी हमने बता दिया है, जो मतलब कि उसको इस तरह से प्रस्तुत करना कि उसका चित्रण हमारी आंखों के सामने आ जाए, है ना। आप लोग समझ गए होंगे। और थैंक यू सो मच फॉर हमारे साथ बने रहने के लिए। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू हमसे जुड़े रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। हम लोग आगे कंटिन्यूसली आपके लिए अपडेट लाते रहेंगे। किसी भी दुविधा समस्या के लिए आप लोग हमारे इंस्टा या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हमारी आईडी है हिंदवी गुरुकुल के नाम से। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।